वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुरोहित एकेडमी में। मैं सतीश पुरोहित आपके लिए एक बार फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं। पिछले वीडियो में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी वाला सेगमेंट डील किया था और आपने वो वीडियो देखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का वीडियो नहीं देखा हो तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड नंबर की वीडियो को जरूर सर्च करें और देखें, क्योंकि इस लेक्चर में बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको सेकंड वीडियो का रेफरेंस होना काफी इंपॉर्टेंट है। हम पिछले लेक्चर में सीख चुके थे, पूरा डेरिवेशन के माध्यम से हमने समझा था करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब में क्या रिलेशन होता है। आज हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम ये बात देख चुके थे कि रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिया जाता है। इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था कि किस तरह से आता है। पर अगर आज हम ऐसा समझें कि रेजिस्टेंस को समझना हो और आप पहला लेक्चर ही अटेंड कर रहे हो तो इसे कैसे समझा जाए। कई बार एग्जाम्पल से आप ये माध्यम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मंदिर है, मंदिर के अंदर लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए, एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है। मेरा एक सिंपल प्रश्न है आप सभी स्टूडेंट से, एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन है। छोटी लाइन में लोगों के टक्कर की संभावना, लोगों के आपस में टकराने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा है या बड़ी लाइन के अंदर ज्यादा है? तो आप जानते हैं छोटी लाइन में कम लोग होंगे तो संभावना कम है, पॉसिबिलिटी कम है। बड़ी लाइन में ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होता है उतना ज्यादा टक्कर होता है। टक्कर होता है मतलब कोलिजन होता है। और जितना ज्यादा टक्कर होता है तो हम कहते हैं कि अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टक्कर, कोलिजन, जो हिंड्रेंस डेवलप हो रहा है, अपोजिशन डेवलप हो रहा है, उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक मंदिर में एक जगह पर कुछ बच्चे हैं जो एंट्रेंस मतलब मंदिर में एंटर कर रहे हैं। एक का दरवाजा छोटा है, एक का दरवाजा बड़ा है। छोटे दरवाजे में लोगों को जाने में तकलीफ होगी, छोटे दरवाजे में लोगों को एंटर करने में तकलीफ होगी। मेरा एक प्रश्न है, छोटे दरवाजे में टक्कर की संभावना ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या बड़े वाले में? जवाब दीजिए। छोटे वाले में पॉसिबिलिटी कोलिजन की ज्यादा है या बड़े वाले में पॉसिबिलिटी ज्यादा है? दरवाजा छोटा होगा टक्कर ज्यादा होगी, दरवाजा बड़ा होगा टक्कर कम होगी। तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इन दोनों को कंबाइन करके आप लिखते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A लिखा जा सकता है, जिसे लिखा जा सकता है R इक्वल टू रो L बाय A। यहां रो क्या कहलाता है? तो रो कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसे लिखा जाएगा RA अपॉन L। यूनिट की हम बात करें तो रो दैट इज इक्वल टू RA अपॉन L में रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, आप देख सकते हैं मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, रेजिस्टिविटी की यूनिट आती है ओम मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकालने के लिए आप ये भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस R, A और L, इसकी मदद से डायमेंशन भी निकाला जा सकता है। यू कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑल्सो। क्वेश्चन यहां पर कैसे फ्रेम होते हैं? देखो, जब हम ये डेरिवेशन कर रहे थे, आपके सामने मैंने डेरिवेशन किया था, तो उस समय मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में मेंटेन किया था। यहां से यहां तक का कंडक्टर का लेंथ L था, क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और करंट ऐसा एंटर हो रहा था। तो बच्चों ध्यान रखें, यहां पर L का मतलब लेंथ नहीं होता सिर्फ। देखो ध्यान से, करंट जा रहा है ऐसा, करंट का फ्लो ऐसा है, और ये रहा आपके पास में लेंथ। करंट का फ्लो ऐसा है, ये रहा आपके पास में लेंथ। सो करंट की डायरेक्शन में कंडक्टर की जो डिस्कशन की जा रही है वो इसके लिए लेंथ कहलाएगा, करंट की डायरेक्शन के अंदर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? करंट एंटर हो रहा है ऐसा, करंट एंटर हो रहा है ऐसा, तो परपेंडिकुलर सरफेस जो करंट डायरेक्शन फ्लो से परपेंडिकुलर होगी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहां L का मतलब सिर्फ L नहीं होता है, लेंथ का मतलब जो करंट की डायरेक्शन में होता है उसे हम लेंथ लेते हैं, और परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो होता है उसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप देख सकते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, कि मान लो आपके पास में कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, सपोज ये ऐसा है,
ठीक है। अब हुआ ऐसा, यहां से यहां तक का ए, इसे मैं कह देता हूं बी, इसे मैं कह देता हूं सी। करंट यहां पे एंटर हो रहा है, करंट यहां से एग्जिट हो रहा है, समझना ध्यान से, करंट यहां पर एंटर हो रहा है, करंट यहां से एग्जिट हो रहा है, आई और आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच, करंट की एंट्री यहां से हो रही है, एग्जिट यहां पर हो रहा है। मुझे रेजिस्टेंस लिखना है, तो करंट एंटर कहां पर हो रहा है, ए सी जी ई पे, करंट एग्जिट कहां पर हो रहा है, बी सी एच एफ पे। तो मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, रो लेंथ वो ले जाती है जो करंट की डायरेक्शन में होती है। करंट राइट जा रहा है तो राइट साइड ये जो पोर्शन है, देखिए लेंथ यहां से यहां तक ए हो रहा है, एल बाय ए, तो लेंथ ली जाएगी ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है जो करंट से परपेंडिकुलर होता है, ये करंट है, इससे परपेंडिकुलर ये फेज है। ए सी जी ई ये फेज पैरेलल है, बी सी एच एफ, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास आ जाता है बी मल्टीप्लाई बाय सी। रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है रो ए अपॉन बी सी। देखो सेम प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन, अगर मैं करंट के फ्लो की डायरेक्शन को बदल देता हूं, देखिए कैसे, ये आपके पास अवेलेबल है। सेम प्रॉब्लम, ये आपके पास ए, यहां से आप बी और यहां से यहां सी। करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से यहां से होता हुआ करंट इधर जा रहा है। अब इस स्थिति में क्या होगा, चेक करें ध्यान से। इस स्थिति में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके अलोंग जो लेंथ आ रही है वो लेंथ आ रही है सी। चेक कर लीजिए लेंथ कितनी आ रही है, सी। ए मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, जो करंट के फ्लो से परपेंडिकुलर हो, करंट के फ्लो से परपेंडिकुलर। करंट ये रहा, करंट ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा करंट, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये फेस का एरिया, ये फेस जो कि मैं कह रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच फेस देखिए और ए बी सी डी फेस देखिए, दोनों पैरेलल है, तो जो इसका एरिया वो इसका एरिया, तो ए इंटू बी, लेंथ एरिया आ गया आपके पास में ए इंटू बी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस चेक कीजिए, रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ कितना है चेक करें, सी, एरिया कितना है चेक करें, ए इंटू बी। तो रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहां पे एल और ए का मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों से चर्चा की। अब यहां पे ये बात नोटिस कीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में, करंट जैसे कि हॉलो सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है, मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, इसका इंटरनल रेडियस सेंटर से यहां तक R1 है, एक्सटर्नल रेडियस यहां से यहां तक R2 है। ये हॉलो सिलेंडर यहां से यहां तक, ठीक है। अंदर के पोर्शन यहां पर मटेरियल अवेलेबल है, मतलब इतने वाले पोर्शन में मटेरियल अवेलेबल है, बाकी अंदर वाला एम्प्टी पूरा का पूरा, यहां पर मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप इधर से क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, यहां से खड़ा होकर देखेंगे, ऐसा खड़ा होकर, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा नजर आ रहा है, यहां से यहां तक R1 रेडियस, यहां से यहां तक R2 रेडियस, और यहां पे पूरा मटेरियल फिल अप है। करंट यहां से एंटर हो रहा है, करंट यहां से एंटर हो रहा है, करंट यहां से एंटर हो रहा है। नोटिस कीजिएगा, जब करंट यहां से एंटर हो रहा है तब रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखा जाए, तो R इक्वल टू रो एल बाय ए। अच्छा, ए का मतलब वो एरिया जिससे करंट पास हो रहा है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई लेन देन नहीं, वो एरिया जिससे करंट पास हो रहा है। देखो अंदर ये जो मैं वापस से पोर्शन आपके सामने बना रहा हूं, अंदर वाला पोर्शन देखिए पूरा एम्प्टी है, करंट इतने पोर्शन से फ्लो हो रहा है, मतलब करंट यहां से एंटर हो रहा है, यहां से होता हुआ जा रहा है। जब अंदर मैटर है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं, तो करंट फ्लो होने की बात ही नहीं। अब जब करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है अंदर, तो अंदर वाला एरिया हमारे किसी काम का नहीं है। अब अंदर वाला एरिया काम का नहीं है मतलब उसे लेना नहीं है, और लेना नहीं है मतलब हटाना है, हटाना है मतलब घटाना है, घटाना है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा वाला एरिया कितना था,
बड़ा वाला एरिया था पाई आर टू स्क्वायर, देखो बड़ा वाला रेडियस बड़ी वाली पाई आर टू स्क्वायर, उसमें से हटाना पड़ेगा छोटा वाला एरिया पाई आर वन स्क्वायर। बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया हटा दिया तो ये बच जाएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? मतलब अब मैं रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रो एल अपॉन पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। सो आर विल बी रो एल पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात सभी को? क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी फ्रेम एग्जामिनेशन में किया जा चुका है, जैसे कि मान लीजिए ये एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर स्फेरिकल सरफेस है, अंदर स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, और इस पोर्शन के अंदर मटेरियल फिलअप है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। आपसे यह कहा गया है, दिस इज सेड, क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। आपसे यह कहा गया है कि अंदर वाला जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल हायर है, अंदर वाले का पोटेंशियल हायर है, बाहर वाले का लोअर है। ये रहा ऐसा, ये बड़ा वाला, इसके अंदर छोटा वाला, अंदर एम्प्टी है, यहां से यहां तक पूरा मटेरियल फिलअप है। अंदर वाले को मैं फर्स्ट कह देता हूं, बाहर वाले को मैं सेकंड कह देता हूं। अंदर वाले का पोटेंशियल V1 कह देता हूं, बाहर वाले का पोटेंशियल V2 कह देता हूं। V1 ग्रेटर देन V2 गिवन है, V1 ग्रेटर देन V2 गिवन है। रेडियस ये A है और ये B है, मटेरियल रो है। आपसे कहा गया है V1 ग्रेटर देन V2 है, तो रेजिस्टेंस 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी डिटरमाइन करके बताइए। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी डिटरमाइन करके बताइए। जबकि इनर पार्ट एम्प्टी है और इधर आउटर पार्ट जो है उसके अंदर मटेरियल है, सॉलिड है, रेजिस्टिविटी को है। देखो मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, अंदर वाला हायर पोटेंशियल पर है, अंदर वाला कौन से पोटेंशियल पर है? हायर पोटेंशियल पर है। और बाहर वाला कौन से पोटेंशियल पर है? तो बाहर वाला लोअर पोटेंशियल पर है। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चलिए करंट की डायरेक्शन बना देता हूं आपके सामने। करंट कैसा फ्लो होगा? करंट अंदर से बाहर की तरफ होगा। करंट अंदर से कहां की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। करंट अंदर से बाहर की तरफ ऐसा फ्लो होता हुआ जा रहा है। नोटिस करना बच्चों, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर। जब करंट अंदर से बाहर फ्लो हो रहा है तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमें पता होना चाहिए। लेंथ क्या होता है? लेंथ का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो हम कंसिडर करते हैं वो लेंथ कहलाता है। और ए मतलब क्या होता है? जो करंट फ्लो से परपेंडिकुलर होता है, जो करंट फ्लो से परपेंडिकुलर होता है उसे हम एरिया कहते हैं। करंट जा रहा है रेडियली आउटवर्ड, करंट जा रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो लेंथ लेनी होगी रेडियली आउटवर्ड। करंट जा रहा है रेडियली आउटवर्ड तो लेंथ लेनी होगी रेडियली आउटवर्ड, तो एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर टू करंट, परपेंडिकुलर टू रेडियस। और परपेंडिकुलर टू रेडियस मतलब एरिया कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि ये रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। मजे की बात यह है, ए से रेडियस बढ़ती 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 बी हो रही है, ए से रेडियस चेंज होती 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 बी हो रही है, मतलब रेडियस बदल रही है, मतलब एरिया बदल रहा है, मतलब एरिया वेरिएबल है। और जब जब वेरिएबल वर्ड यूज होता है तब तब इंटीग्रेशन यूज होता है। जब जब वेरिएबल वर्ड यूज होता है तब तब क्या यूज होता है? इंटीग्रेशन यूज होता है। तो चलिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा यहां पर। मैंने क्या किया? मैंने सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस का थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर ये ए, सेंटर पे एक्स डिस्टेंस पर जाकर dx थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब आप जानते हैं करंट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्शन तो आप फिक्स देख ही रहे, अंदर से बाहर की तरफ।
अब करंट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये लेंथ हो गया dx, सो लेंथ विल बिकम dx। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा होगा जो लेंथ से परपेंडिकुलर हो, मतलब ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। इस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस छोटा सा कह दिया dr, जिसे हमने कह दिया रो, l के प्लेस पे dx अपॉन आ चुका है 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब भाई ये हो सकता है छोटा से छोटा a और बड़ा से बड़ा b, ये हो सकता है छोटा से छोटा a बड़ा से बड़ा b। छोटे 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 स्फीयर को ऐड करूंगा तो बड़ा स्फीयर मिलेगा, छोटे छोटे स्फीयर को ऐड करूंगा, छोटे छोटे स्फीयर को ऐड करूंगा बड़ा स्फीयर मिलेगा। छोटे से बड़ा मतलब ऐड करना मतलब सम करना, और सम करना मतलब इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन किया dr रो अपॉन 4 पाई कॉमन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया x की पावर -2 dx, क्योंकि आप देख सकते हैं रो dx रो अपॉन 4 पाई, ये आपके पास था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया -2 आ गया। अच्छा भैया छोटा से छोटा स्फीयर क्या हो सकता है जिसका रेडियस क्या हो सकता है? छोटे से छोटे स्फीयर का रेडियस क्या हो सकता है? सर बोले a हो सकता है, और बड़ा से बड़ा स्फीयर का रेडियस क्या हो सकता है? सर b हो सकता है। तो a से b तक नेक्स्ट स्टेप में dr रो 4 पाई x की पावर -2 dx a से b तक। मेरा एक प्रश्न है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पता होंगे, और ऐसा ना भी पता हो तो देख लीजिए यहां पर इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेशन x की पावर 1 dx तो कितना आएगा? x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx तो -2+1 अपॉन -2+1, और -2+1 कितना हो जाएगा? -1 मतलब -1 अपॉन x आंसर आता है। इंटीग्रेशन करने पर कितना आता है? -1 अपॉन x। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना दिया जाता है? x दिया जाता है, तो dr कितना दिया जाएगा? r दिया जाएगा। इंटीग्रेशन dr कितना दिया जाएगा? r दिया जाएगा। जब अंदर छोटा से छोटा रेडियस था तब 0, और बड़ा हो गया तो कैपिटल R, dr का r आया 0 से लेकर कैपिटल R, रो अपॉन 4 पाई, इसका आ गया -1 अपॉन x, कहां से कहां? a से b। भैया a को क्या कहा जाता है? व्हाट इज a? इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और b को क्या कहते हैं? तो b को कहते हैं अपर लिमिट। वापस सुनना, a को क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, b को क्या कहते हैं? अपर लिमिट। सो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से r तक, 0 से कैपिटल R तक, ये r फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, रो अपॉन 4 पाई, -1 अपॉन x फ्रॉम a टू b, -1 अपॉन x फ्रॉम a टू b। मैं ये कह सकता हूं सबसे पहले रखी जाती है अपर लिमिट, उसका सिंबल लिया जाता है पॉजिटिव, बाद में रखी जाती है लोअर लिमिट, सिंबल लिया जाता है नेगेटिव, तो r -0 रो बाय 4 पाई, माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन x फ्रॉम a टू b, r इक्वल टू माइनस रो अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, सो r इक्वल टू आ गया रो अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, सो r कैन बी रिटन रो अपॉन 4 पाई b माइनस a अपॉन ab। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ चुका है कि हम इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि लेंथ का मतलब लेंथ नहीं होता है, लेंथ का मतलब वो लेंथ होता है जो करंट की डायरेक्शन में होती है, और ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया केवल एरिया नहीं होता, वो एरिया होता है जो करंट फ्लो से परपेंडिकुलर होता है। देखिए स्टूडेंट, हमने रेजिस्टेंस में लेंथ और एरिया समझ लिया। अब है कि जब वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि एक वायर है जिसका लेंथ है L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टिविटी रो है, मान लो आयरन है। आयरन की इस वायर को मैं पकड़कर खींचता हूं, तो आयरन की इस वायर को पकड़कर खींचने से क्या होता है? खींचने से इसका लेंथ हो गया L2, बराबर, खींचा, खींचने से लेंथ हो गया L2, खींचा आपने, लेंथ हो गया L2, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? A2। रेजिस्टिविटी, अच्छा आयरन को खींचा तो आयरन खींचने से आयरन ही रहने वाला है ना,
आयरन को खींचा जाएगा तो क्या लगता है आयरन गोल्ड हो जाएगा क्या? नहीं सर, बोले आयरन तो आयरन ही रहेगा। तो खींचने से आयरन आयरन ही रहा, रेजिस्टिविटी रो ही रही, तो नया रेजिस्टेंस R2 आ गया, तो बताना R2 क्या होगा। देखो मैं पहले बता चुका था, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रो L2 अपॉन A2। R2 बाय R1 क्या लिखा जा सकता है, L2 बाय A2, L1 बाय A1, रो से रो कैंसिल, इसे लिखा जा सकता है L2 बाय L1, A1 बाय A2। R2 बाय R1, L2 बाय L1, L2 बाय L1, A1 बाय A2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। मेरा एक प्रश्न है आप सभी स्टूडेंट से, मान लो मैंने पहले 5 ग्राम आयरन लिया था और खींच के लंबा किया, तो क्या स्ट्रेच करने से आयरन का मास बदल जाएगा? क्या स्ट्रेच करने से आयरन का मास बदल जाएगा? तो नहीं बदलने वाला। मतलब जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में रहेगा। मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी भी पहले चेंज नहीं हुई थी, मतलब डेंसिटी खींचने से, वायर को खींचने से डेंसिटी बदलती है क्या? तो डेंसिटी स्ट्रेच करने से नहीं बदलती, मतलब V1 इक्वल टू V2 लिखा जा सकता है। अब देखो वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, A1 इंटू L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इंटू L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इंटू L2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं L2 बाय L1 इक्वल टू A1 बाय A2। इक्वेशन नंबर ये देखिए, R2 बाय R1, L2 बाय L1, A1 बाय A2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास में फोर्थ है, थर्ड और फोर्थ। तो हम थर्ड और फोर्थ से क्या लिख सकते हैं, बाय थर्ड एंड फोर्थ। R2 बाय R1, L2 बाय L1। अब देखो आपने क्या किया, इस A1 बाय A2 के प्लेस पे L2 बाय L1 लिख दिया, A1 बाय A2 के प्लेस पे L2 बाय L1 लिख दिया। सो आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है। मान लो किसी ने कहा कि शुरुआत में लेंथ 10 सेंटीमीटर था, बाद में लेंथ खींचकर आपने 20 सेंटीमीटर कर दिया। शुरुआत में 10 ओम रेजिस्टेंस था, बताओ नया रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो आपने क्या बोला, नया रेजिस्टेंस जो होगा वो पुराने रेजिस्टेंस और इनके रेशियो पर डिपेंड करेगा। 20 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 2/1 का होल स्क्वायर मतलब 4। सो R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, मतलब 4 इंटू 10, मतलब आंसर आ जाता है 40 ओम। अब क्वेश्चन देखो एक और फ्रेम किया गया था, एक और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई शुरुआत में लेंथ L था, आपने खींचकर उसका लेंथ 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स 4 गुना लंबा कर दिया। शुरुआत में अगर 10 ओम रेजिस्टेंस है तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, ये बताना है आपको। तो अब आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है, तो वापस से वही कहानी चेक करो, क्या कि सर L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, R2 बाय R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, होल स्क्वायर नहीं आएगा, R2 बाय R1, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर मतलब 4L अपॉन L का होल स्क्वायर मतलब 16। सो R2 विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ R1, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाता है 160 ओम। सो ये R2 की वैल्यू निकलकर कुछ इस तरह से आ गई। क्वेश्चन और भी तरह से फ्रेम होते हैं, पर हम थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। भाई इस एक्सप्रेशन में मैंने L2 बाय L1 को क्या लिख दिया था, L2 बाय L1, A1 बाय A2 को मैंने L2 बाय L1 लिख दिया था। मैं ऐसा भी तो कर सकता था, क्या कर सकता था, R2 बाय R1, L2 बाय L1, A1 बाय A2 दे रखा है, यहां से मैं L2 बाय L1 को A1 बाय A2 रिप्लेस कर दूं तो देखो क्या फर्क पड़ जाएगा, सर हो जाएगा R2 बाय R1, L2 बाय L1, L2 बाय L1 रिप्लेस कर दो A1 बाय A2, सर बोले A1 बाय A2 आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय A1 बाय A2 कर सकते हैं हम लोग, A1 बाय A2 देख सकते हैं आप, ये क्या आ जाता है, तो सर बोले A1 बाय A2 का होल स्क्वायर आ जाता है, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर आ जाता है। सो R2 बाय R1, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर, सो पाई R1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R2 बाय R1 विल बिकम A1 बाय A2 का होल स्क्वायर
R1 बाय R2 की पावर 4, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, दिस विल बी लाइक दिस। मतलब रेजिस्टेंस का वेरिएशन ना सिर्फ लेंथ के साथ में बल्कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेडियस के साथ में भी बताया गया है। तो हम अभी तक ये सीख चुके हैं कि R2 बाय R1, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर, R1 बाय R2 की पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस कैन बी रिटन। आइएगा, आप समझते हैं क्वेश्चंस कैसे और फ्रेम होंगे। भाई किसी ने कहा है कि आपने एक वायर को पकड़ा, खींचा, खींचने से जो शुरुआत में क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया, या 10 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, वो रिड्यूस होकर 5 मीटर स्क्वायर हो गया है। A1 कुछ था, खींचा आपने, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया। मान लो अगर शुरुआत में रेजिस्टेंस 10 ओम है तो नया रेजिस्टेंस आपके पास में कितना आएगा, लगा देते हैं फॉर्मूला। R2 बाय R1, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर मतलब 10 बाय 5 का, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर मतलब 10 बाय 5 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 4। सो R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, मीनिंग ये हुआ 4 इंटू R1 कितना है, चेक करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 10 ओम। सो R2 विल बिकम 40 ओम, मतलब 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखो रेजिस्टेंस को कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि एक वायर था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, खींचा, लंबा किया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया। शुरुआत में डायमीटर D1 था, बाद में डायमीटर आपके पास D2 हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि R2 बाय R1, R1 बाय R2 की पावर 4, डायमीटर रेडियस में क्या रिलेशन, R इक्वल टू D बाय 2। सो R2 बाय R1 D1 बाय 2 अपॉन D2 बाय 2 का होल स्क्वायर की पावर 4, तो ये आ जाएगा D1 बाय D2 की पावर 4, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब रेडियस, डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, इन सबसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब और क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन फ्रेमिंग में एक और बात पूछी जाती है कि अगर किसी कंडक्टर का लेंथ शुरुआत में L था और आपने उसे स्ट्रेच करके 50% से चेंज कर दिया, 50% से लेंथ को इंक्रीज कर दिया, मतलब क्या 50% ऑफ लेंथ से इंक्रीज कर दिया। शुरुआत में रेजिस्टेंस मान लो R है, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, एंड सेकंड क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना आने वाला है, ये आपको बताना है। तो भाई यहां पर पहले हम समझ लेते हैं कि L2 की वैल्यू आ गई L प्लस 50% ऑफ L, मतलब 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय L, मतलब क्या हो गया L प्लस कैंसिलेशन L बाय 2, L प्लस L बाय 2 आ जाता है 3L बाय 2, 3L बाय 2 आया तो L2 इक्वल टू कितना हो गया 3 बाय 2, L की वैल्यू कितनी हो गई L1, सो L2 बाय L1 आ चुका है आपके पास में 3 बाय 2, ऐसा लिखा जा सकता है। वी कैन राइट लाइक दिस। अब हुआ ऐसा बच्चों, अभी डिस्कशन हुआ था R2 बाय R1 कैन बी रिटन L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। सो R2 विल बिकम 9 बाय 4 टाइम्स ऑफ R1, R1 की जो भी वैल्यू रखो उसका 9 बाय 4 टाइम्स हो जाता है आपके पास में ना। परसेंटेज चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100, और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन R1, मतलब इसे आप लिख सकते हैं R2 बाय R1 माइनस R1 बाय R1, मतलब आप इसे लिख सकते हैं R2 बाय R1 माइनस 1, R2 बाय R1 माइनस 1, मतलब क्या हुआ R2 बाय R1 की वैल्यू 9 बाय 4 आ गई मेरे पास में। देखो वापस से R2 बाय R1 की वैल्यू 9 बाय 4 आ चुकी है। सो R2 बाय R1 की वैल्यू 9 बाय 4 आ गई, मुझे उसमें से माइनस 1 करना है, R2 अपॉन R1 माइनस 1, 9 बाय 4 माइनस 1, सो ये आ गया R2 माइनस R1 अपॉन R1, 9 माइनस 4 अपॉन 4, तो ये आ चुका है R2 माइनस R1 मतलब डेल्टा R, डेल्टा R अपॉन R1 इक्वल टू आ चुका है 5 बाय 4, 5 बाय 4,
और 5/4 को क्या लिखा जाएगा बच्चों? 5/4 परसेंटेज चाहिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा R अपॉन R1 इंटू 100, 5/4 इंटू 100, ये आ चुका है 5 इंटू 25। आंसर आता है आपके पास में 125%। कितना आता है? 125%। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।